अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग 2022 का एमएफए का जो पास पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है साल्डिया, अ कंट्री इन एशिया डज नॉट अलाउ इंपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज अ नेशनल पॉलिसी। एक कंट्री है और वो एशिया में है और वो इंपोर्ट्स जो है ना ऑटोमोबाइल्स की उसको अलाउ नहीं करती। ये इनकी एक पॉलिसी है। इट इज़ नाउ कंसिडरिंग टू डिसॉल्व दिस पॉलिसी। अब कंट्री सोच रही है कि इस पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। डिस्कस द इम्पेक्ट ऑफ अलाउिंग द इम्पोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन ईच ऑफ द पोर्टर्स 5 competitive forces on Saldia's automobile industry. Your answer should also clearly mention whether the change to policy would strengthen or weaken each of these forces. देखिए, जो सिनेरियो है ना उसका आंसर आपने पोर्टर्स 5 फोर्सेस के हिसाब से देना है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का जो मॉडल है उस हिसाब से देना है। 8 मार्क्स का सवाल है और आपने जो है ना डिस्कस करना है। देखें, दो बातें। एक तो आपने डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है? द इम्पैक्ट ऑफ अलाउिंग द इम्पोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और दूसरा क्या है? योर आंसर शुड आल्सो क्लियरली मेंशन वेदर द चेंज टू पॉलिसी वुड स्ट्रेंथन और वीकन ईच ऑफ दीज फोर्सेस। यानी कि वो जो 5 फोर्सेस होती हैं उसमें स्ट्रेंथ आएगी या वीकनेस आएगी। तो अब ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। और ये एक सवाल आप लोगों के पास थ्योरेटिकल आपके पेपर का आया हुआ है। अच्छा, आप लोगों को इससे पहले जाहिर है कि जो चारों जो फोर्सेस हैं पांचों वो पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि वो कौन सी फोर्सेस हैं, और फिर ही आप इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। देखिए, पहली एक जो फोर्स होती है ना आपकी, मैं आपको यहाँ से आंसर के साथ इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपकी 5 फोर्सेस होती हैं टू बी प्रिसाइज। क्या लिखा हुआ है हम रीड कर और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लिखा हुआ है द इम्पैक्ट ऑफ साल्डिया अलाउिंग इम्पोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन ईच ऑफ द पोर्टर्स 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इज डिस्कस्ड हेयर अंडर। नंबर 1, थ्रेट्स फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स। ये एक आपकी फोर्स होती थी। इट विल बी स्ट्रेंथेंड as it will give access to foreign automakers to enter the Saldia's automobile market। जब मैं इंपोर्ट अलाउ कर दूंगा तो बाहर से जो फॉरेन ऑटोमेकर्स हैं उनका जो थ्रेट है, यानी कि थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंट्स है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स का मतलब होता है कि जो भी पर्टिकुलर XYZ बिजनेस है, फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, दूसरे लोग यही काम शुरू कर दें, इसका कितना ज़्यादा थ्रेट है। तो जब आप उनको रिलैक्सेशन शो करोगे कि बाहर से भी कोई आकर ये काम कर सकता है, तो जाहिर है कि उसका थ्रेट इंक्रीज होगा। दूसरा, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स। इट विल बी वीकेंड as influx of foreign automobiles in the market will increase the competition, which is likely going to reduce the prices of automobiles. This means more people will be able to afford automobiles and might move from substitute products such as motorbike, public transport, etc. दूसरी जो आपकी चीज़ होती है वो होती है थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स। यानी कि आप जो पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स है, कार का सब्सिट्यूट क्या है? बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कार का जो सब्सिट्यूट है वो क्या है? बाइक है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना। तो थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो या जो चीज़ आप बेच रहे हो उसको दूसरी चीज़ों से क्या थ्रेट है। देखिए, ये जो दूसरी चीज़ें होती है ना, अगर इनकी प्राइजेस कम हो जाए ना तो थ्रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लोग आपकी प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट्स पर जाएंगे। एक मिसाल दे रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपने जो है ना कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मज़ीद प्रमोट किया। आपने जो है वो फॉरेन ऑटोमोबाइल मार्केट जो है उसको इनविटेशन दी है कि भाई आप भी अब जो है वो यहाँ पर अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। अब इससे अगर एक गाड़ी बनाने वाला था तो शायद 2 हो जाएंगे, 2 थे तो शायद 3 हो जाएंगे, 3 थे तो शायद 4 हो जाएंगे, 4 थे तो शायद 5 हो जाएंगे, यानी कि
कंपटीशन इन गाड़ी बनाने वालों के बीच में इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब कंपटीशन इंक्रीज़ होता है या सप्लायर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसकी प्राइसेस कम कर देते हैं, और जब प्राइसेस कम कर देंगे तो शायद हो सकता है कि कल को जो बंदा बाइक ख़रीदने का सोच रहा था वो गाड़ी ख़रीद लेगा। तो इसीलिए थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो वीकन हुआ है, यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से जो हमें एक थ्रेट था कि यार XYZ जो है ना वो बात हो जाएगी कि दूसरे प्रोडक्ट्स पर लोग चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये इस इंडस्ट्री के लिए एक ऐसी बात हुई है कि जिससे ये वाला थ्रेट जो है वो वीकन हुआ है, कमज़ोर हुआ है, क्योंकि लोग जो है वो सब्स्टिट्यूट से ज़्यादा नहीं डरेंगे बल्कि इसी को परचेज़ करने प्रेफर कर रहे होंगे। अच्छा, bargaining power of suppliers, it will be strengthened at least initially as new automakers will enter the market and their demand for components of automobile will likely increase, thereby suppliers of those components will be in a better position to bargain. सर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स जो है वो क्या मतलब है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का मतलब ये है कि अगर आप कार मैन्युफैक्चरर हो तो आपके कार बनाने के लिए जो भी आपको कंपोनेंट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो सप्लाई करने वाले लोग, टायर मैन्युफैक्चरर होगा जो आपकी गाड़ी में टायर्स इंस्टॉल होते हैं वो बना कर देता होगा, मिरर बनाने वाला होता होगा जो मिरर्स बनाकर आपकी गाड़ी को देता होगा, हो सकता है कि कोई और XYZ मैन्युफैक्चरर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो है वो लेट से स्टीयरिंग बनाने वाला होगा, कोई जो है वो इंजन बनाने वाला होगा, है ना। अलग अलग आप क्या करते हो, आप अगर कार मैन्युफैक्चरर हो तो कुछ कंपोनेंट्स आप खुद बनाओगे, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स परचेज़ करोगे। फॉर एग्जांपल पेंट आप कहीं से परचेज़ करोगे, जाहिर है आप हर चीज़ की फैक्ट्री अपनी तो नहीं बनाओगे, और फिर आप अपनी गाड़ी बनाओगे। अब जब नंबर ऑफ़ कार मैन्युफैक्चरर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ कार मैन्युफैक्चरर्स इंक्रीज़ होंगे, तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी? इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। पहले टायर ख़रीदने वाले के पास एक ग्राहक आता था, अब 10 आ रहे होंगे, तो इसके नखरे बढ़ जाएंगे, इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का मतलब ये है कि सप्लायर आपको बार्गेन करने पर कितना मजबूर कर सकते हैं, या सप्लायर्स के पास कितनी पावर है। तो लिखा हुआ है इट विल बी स्ट्रेंथेंड, यानी कि इनकी पावर बढ़ जाएगी ना। पहले तो टायर वाले को पता होता था भाई ये एक ही बंदा आएगा गाड़ी के टायर खरीदने, अब 10 आएंगे। At least initially, as new automakers will enter the market and the demand for component of automobiles will likely increase, thereby suppliers of those components will be in a better position to bargain. डेफिनेट सी बात है कि ये जो आपके सप्लायर्स हैं जो आपको कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं उनकी पावर इंक्रीज हो रही होगी। अगला है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, इट विल बी स्ट्रेंथेंड एज अवेलेबिलिटी ऑफ मोर ऑटोमोबाइल सप्लायर्स would allow customers to have greater options to choose from, and customers will likely easily switch from one supplier to another. अब जब जिनको आप गाड़ियाँ बेच रहे हो उनकी पावर की बात हो रही है, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 खड़ा हुआ है। पहले अगर कोई भी कस्टमर होता था तो उसके पास ऑप्शंस कम थे। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी मैन्युफैक्चरर होता था तो कस्टमर जो है वो उसके पास जाता था, वो मुंह बोले दाम आपसे जो है वो मांग लेता था, एज अ कस्टमर आपको मैनिपुलेट भी कर सकता था। लेकिन अब जब इतने सारे लोग होंगे एक प्रोडक्ट बेचने वाले, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, बहुत सारे लोग होंगे, तो होगा क्या कि जो कस्टमर्स है ना उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। इसलिए क्योंकि कस्टमर जो है ना वो 1 के पास आएगा, बोलेगा प्राइस बताओ, फिर 2 के पास जाएगा, बोलेगा प्राइस बताओ, 3 के पास जाएगा, बोलेगा प्राइस बताओ, 4 के पास जाएगा, बोलेगा प्राइस बताओ, 5 के पास जाएगा, बोलेगा प्राइस बताओ, और जो सबसे कम में देगा उसे परचेज़ कर रहा होगा। यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनकी जो बार्गेनिंग पावर है उसमें इजाफा हो जाएगा। फिर एक कॉम्पिटिटिव राइवलरी, इट विल बी स्ट्रेंथेंड एज ईज ऑफ एंट्री वुड अलाउ फॉरेन ऑटोमेकर्स to enter the market and compete with the local automakers to gain the India's automobile market share. कॉम्पिटिटिव राइवलरी यानी कि इस इंडस्ट्री में जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन है क्या वो इंक्रीज़ होगा या नहीं, तो बिल्कुल वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव राइवलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि जब आप आराम से बाहर से गाड़ी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ करोगे कि वो गाड़ी बनाकर बेच सकते हैं,
तो होगा ये कि आपकी मार्केट में लोकली जो है वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होंगे, ठीक है। तो ये 5 फोर्सेस होती हैं पोर्टर्स की, जिसके हिसाब से आपने अपना आंसर ड्राफ्ट करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काइंडली इस आंसर को अच्छे से रीड कर और फिर क्वेश्चन को सामने रख कर ना दोबारा से आप लिख कर इसको सॉल्व ज़रूर करें। थैंक यू।